Hello students. So in the last lecture we have discussed about the uniform motion, and in this lecture we will start with the non-uniform motion. This is the second lecture of the kinematic series. So देखो बेटा, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी या तो इंक्रीज होती है या वेलोसिटी डिक्रीज होती है या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ऐसा मोशन जिसके अंदर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता हो, मैग्नीट्यूड चेंज होता हो या डायरेक्शन चेंज होती हो या दोनों चेंज होते हो। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब क्या है? या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए या वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए। तो अगर किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे बेटा देखो, वेलोसिटी क्या होती थी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। WIT का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या है? SI यूनिट क्या होगी इसकी? दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये तो SI यूनिट हो गई। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। This word is very important. Why acceleration is vector? Because velocity is vector. अगर velocity vector है तो acceleration भी क्या होगा? Vector. अब देखो, acceleration कितने टाइप का होता है? ठीक है, acceleration कितने टाइप का होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और कौन सा होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। और क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस में। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जैसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है कि इन ईच 1 सेकंड वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड। जैसे अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियली 0 है तो आफ्टर 1 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आफ्टर 3 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिट तो आपको बताइए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल। अगर मान लो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, इसको लिखो ए एवरेज, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होती थी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सॉरी दैट वाज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय डेल्टा टी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डीवी वेक्टर बाय डीटी। देखो मैं सबके ऊपर वेक्टर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। जैसे t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है, यस, एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, जैसे हमने यहां बात की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। देखो अगर मैं एरो नहीं भी लगाऊं तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला तो ये होता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, ये हम सभी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, डी वी बाई डी टी। तो अगर मैं इसको ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको dv बाई dt को ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, उसी से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। लेकिन ये ds बाई dt क्या हो जाएगा, ds बाई dt क्या हो जाएगा, ds क्या है डिस्प्लेसमेंट और dt क्या है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by ds, v dv by ds, this is also formula for the acceleration। अब यूज कैसे करना है, देखो यूज कैसे करना है, उसके लिए दो एग्जांपल से समझो। अगर मान लो आपको वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे रखी है, आपको वेलोसिटी दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 1, मतलब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपको वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे रखी है और आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट इज डी वाई बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किससे आएगा, एक्सेलरेशन आएगा 4t प्लस 1। अब देखो बेटा, अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो वो मेरे डिफरेंशिएशन वाले वीडियो को देख लेगा, तो उसको वहां से समझ आ जाएगा। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल है, ये एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बात की कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, तो दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू s रूट s लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, रूट s, और आपसे कहा जाए एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो भाई कैसे फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by ds, तो क्या करोगे, v dv by ds ऑफ रूट s, इस तरह से लिख दोगे। तो देखो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा v की जगह आप क्या रखोगे, रूट s, ठीक है, v की जगह क्या रखोगे, रूट x। अच्छा, रूट s का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एस विद रिस्पेक्ट टू एस, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एस, रूट एस से रूट एस कट जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ गया, ½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, मतलब वेलोसिटी अगर टाइम पे डिपेंड करता है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर वेलोसिटी जो है दिस इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसा होता है, देखो एक तो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, a = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन जो है वो t का फंक्शन है, 2t+1 है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/√t है, मतलब अगर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है, इफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। मान लो एक्सेलरेशन दे रखा है 2x+1, ये x क्या है, पोजीशन। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है या टाइम पर डिपेंड करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। मैंने ये वर्ड वेरिएबल को इतना क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हैं, दीज आर नॉट वैलिड फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा देन इक्वेशन ऑफ मोशंस आर नॉट वैलिड। ठीक है बेटा, चलो आगे समझते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन ही डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अच्छा, यूजिंग कैलकुलस मेथड कौन सी कंडीशन के लिए कैलकुलेट करना है, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। यूजिंग कैलकुलस मेथड, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, और जब हम ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो मेथड इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेथड इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा, तो भाई कैसे डिराइव करेंगे, देखो पहली इक्वेशन क्या है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी का मतलब क्या होता है, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। मतलब आपको एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जिसके अंदर वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो और टाइम हो। तो भाई किससे मिलेगा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, by the definition of acceleration। by the definition of acceleration क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv by dt। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv by dt। तो dv इज इक्वल टू क्या हो गया, dv इज इक्वल टू हो गया adt। dv इज इक्वल टू क्या हो गया, adt। अब अगर मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो फर्स्ट इक्वेशन इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इसको इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा भाई, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, u, एंड आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। अच्छा, अब देखो जिसको इंटीग्रेशन नहीं आते वो मेरा इंटीग्रेशन वाला लेक्चर देख लेगा, ठीक है, उसको इंटीग्रेशन समझ आ जाएगा वहां से। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a इज कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t।
तो वी हैव गॉट फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन किसका रिलेशन है बताओ? सेकेंड इक्वेशन 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी थी, दैट वाज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। तो ये रिलेशन हमें कहां से मिलेगा? ये रिलेशन हमें मिलेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? v इज इक्वल टू ds बाई dt, v इज इक्वल टू ds बाय dt। तो ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v dt। हमें रिलेशन किस किस के बीच में बनाना है? वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। भाई सेकंड इक्वेशन क्या है? कभी भी आप इनको इक्वेशंस को डिराइव कर रहे हो तो आपके माइंड में सोल्यूशन तो रहना ही चाहिए कि भाई क्या डिराइव क्या करने वाले हो आप? आपको डिराइव करना है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या डिराइव करना है आपको? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर मीन्स यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। यहां कहीं भी वेलोसिटी, यहां कहीं भी दिख रहा है आपको एक्सेलरेशन? नहीं है। तो कहां से आएगा? यहां से आएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या है? u प्लस 80, क्योंकि यहां मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं दिख रही। तो दिस इज इक्वेशन 1। So from equation 1, I will put v is equal to u plus 80. I will put v is equal to u plus 80. तो अब क्या हो जाएगा भाई? अब ये होगा कि ds is equal to क्या हो जाएगा? u plus 80 into dt। भाई v की जगह क्या पुट कर दिया? u plus 80। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s। u क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट, बाहर आ जाएगी। dt मल्टीप्लाई होगा तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t प्लस 80 dt। तो a क्या होगा? a बाहर आ जाएगा। a बाहर क्यों आएगा? देखो भाई a बाहर क्यों आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाय 2। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। So I have derived second equation of motion, that is s is equal to ut plus half 80 square। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? कि कहां से स्टार्ट करना है। याद क्या रखना है? कि कहां से स्टार्ट करना है। चलो थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलो भैया थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या है? थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मतलब हमें वेलोसिटी चाहिए। देखो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो दोनों वेलोसिटी। मतलब हमें वेलोसिटी चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मतलब हमें एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जिसमें एक्सेलरेशन भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो और वेलोसिटी हो। तो एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए। चलो तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, by definition of acceleration, by the definition of acceleration what I can write? a is equal to dv by dt। अब आप बोलोगे सर इससे तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी। अरे इससे फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी जब हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन चाहिए था। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ? हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो हम ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सिखाया था आपको। तो ds बाई dt क्या बन जाएगा? ds बाई dt क्या बन जाएगा? ds बाई dt बन जाएगा v dv बाई ds। अरे वाह, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम आ गया। ये रिलेशन तो, सॉरी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, यही रिलेशन तो चाहिए था हमें। तो v dv इज इक्वल टू a ds। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, जब डिस्प्लेसमेंट s है तो इनिशियल वेलोसिटी v है। तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? इधर कर लेते हैं। क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स क्या होंगी? u to v। ठीक है, जिसको लिमिट लगाना नहीं आता, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता, वो मेरा इंटीग्रेशन वाला लेक्चर देख लेना, हाफ एन आवर का, समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू a क्या होगा? बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा?
वापस से सोचो, ए जो है वो बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, भाई डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा? डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा? एस। अच्छा, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट पुट कर दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एस। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एस। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। तो ये डिराइव हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वापस से समझ लेते हैं। तो भाई तीन इक्वेशन हमारी कौन सी है? वैसे एक और फोर्थ इक्वेशन होती है, वो भी हम डिराइव कर ही लेते हैं। ठीक है, अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने को आता है तो आपको तीन ही लिखनी है एग्जाम में। ये फोर्थ स्पेशल केस है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब क्या है? मतलब 1 सेकेंड की बात हो रही है ना? nth सेकेंड मतलब लास्ट 1 सेकेंड, या कोई भी बीच का 1 सेकेंड हो सकता है। जैसे पार्टिकल ने 5 सेकेंड तक मोशन परफॉर्म किया, पार्टिकल जो है वो 5 सेकेंड तक आगे मूव कर रहा है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड, या आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फोर्थ सेकेंड, या आपसे पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड, ठीक है, तो उस 1 सेकेंड इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? देखो, अगर पार्टिकल यहां से यहां जाता है, ठीक है, जैसे t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां था, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहां है, तो दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहां आ गया, तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन सेकेंड सेकेंड। मान लेते हैं t इज इक्वल टू n सेकेंड पे पार्टिकल यहां था, ठीक है, तो 1 सेकेंड पहले कहां होगा? यहां होगा भाई, t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड पे यहां था। सो दैट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। भाई देखो, अगर मान लो पार्टिकल ने टोटल 5 सेकेंड मूव किया, तो मान लो पार्टिकल 5 सेकेंड में यहां पहुंचा, ठीक है, पार्टिकल 4 सेकेंड में यहां पहुंचा, तो ये जो डिस्टेंस है t इज इक्वल टू 4 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड। वैसे ही अगर पार्टिकल n सेकेंड में यहां पहुंचा, n माइनस 1 सेकेंड में यहां पहुंचा, तो t इज इक्वल टू n माइनस 1 से लेके t इज इक्वल टू n सेकेंड के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। अच्छा, तो देखो ये कौन सी डिस्टेंस है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकेंड। ये वही डिस्टेंस है। ये कौन सी डिस्टेंस है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड। तो इसको मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। डिस्टेंस इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन n सेकेंड, nth नहीं है, n सेकेंड, ठीक है, इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड, n माइनस 1 सेकेंड। इसको लिखते कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, यहां n बेस में लेते हैं और th लगाते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड, तो n को यहां लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। ये लिखने का तरीका होता है एस n माइनस 1, तो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकेंड। अब एक बात बताओ बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन t टाइम कितना होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस इन t सेकेंड, डिस्टेंस इन t सेकेंड्स, यही होती है डिस्टेंस इन t सेकेंड। तो डिस्टेंस इन nth सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन n सेकेंड, तो t की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? n, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस
देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n-1 सेकेंड, तो t की जगह कितना पुट कर देंगे n-1, तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u को n से मल्टीप्लाई करो un माइनस u माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस u माइनस a/2। ठीक है, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ a/2। ठीक है, कितना आ गया n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, un से un गया, देखो यहाँ हाफ an स्क्वायर है, यहाँ माइनस हाफ an स्क्वायर है, तो इससे ये चला जाएगा। ये u आ गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस 2n प्लस 1 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा a/2 2n माइनस 1। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन आपकी मेरे से फास्ट होगी, आप फटाफट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां से नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक बार वापस देखते हैं। तो भाई हमारे पास आ गई 4 इक्वेशन। ठीक है, कभी भी अगर एग्जाम में इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने को आता है तो आपको 3 ही करनी है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ जो है वो स्पेशल केस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चौथी इक्वेशन हम बोल सकते हैं उसको, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड क्या है, u प्लस a/2 2n माइनस 1। s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। अच्छा, अगर इन इक्वेशंस को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है उसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दूंगा। तो v वेक्टर इज इक्वल टू u प्लस at। डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। v स्क्वायर, भाई v वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर ही होगा। u वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर होगा प्लस 2a इंटू s। ठीक है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखना इट्स द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, n सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, u प्लस a/2 2n माइनस 1। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, क्वेश्चन किसका है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, तो आप इस फॉर्म में इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, आप इस फॉर्म में इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन मोशन इन प्लेन का है, क्वेश्चन किसका है, मोशन इन प्लेन, तो आपको सेम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर आ गया तो, अगर वेक्टर नहीं आता है तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो आप देख लेना। अगर क्वेश्चन मोशन इन प्लेन का है तो आपको ये इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में ही अप्लाई करनी पड़ेंगी। या फिर अगर आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फाइनल वेलोसिटी अगर आपको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दे रखे हैं, आई कैप जे कैप की फॉर्म का मतलब क्या है, वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो आपको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दे रखे हैं, जैसे एक तो बोल दिया पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन विथ फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आई कैप प्लस जे कैप। तो अगर एक्सेलरेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आई कैप जे कैप की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इट्स कंपलसरी कि आप इस फॉर्म को ही यूज करो। अच्छा,
अब आप बोलोगे कि सर अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इसको यूज करें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर आप इसको यूज करोगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस में तो भी आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। आपको करना क्या है, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो आप डायरेक्शन आई कैप ले लो। अगर पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है तो यू कैन कंसिडर दिस माइनस आई कैप। ठीक है, तो अगर आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए भी वेक्टर फॉर्म यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन है या इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दे रखे हैं तो इट्स कंपल्सरी यू हैव टू यूज दीज इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, एक और स्टार पॉइंट, क्या स्टार पॉइंट, दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन, चाहे वो ये फॉर्म हो चाहे वो ये वाला फॉर्म हो, these equations are valid only for, these equations are valid only for constant acceleration. These equations are valid only for constant acceleration. And S क्या है? And S is displacement. S is displacement, not the distance. ठीक है, S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, आपने 9th क्लास में ये फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया होगा, तो भाई वहां डिस्टेंस इसलिए आपका आ जाता था क्योंकि पार्टिकल तो सीधा जा रहा है। अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इन दैट केस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल रिवर्स बैक नहीं आना चाहिए। अगर पार्टिकल सीधा जा रहा है तो आप इस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल आगे जाके पीछे आ गया है तो इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट एंड दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो S है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। एंड दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होगा। तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? जैसे इन इक्वेशंस को हमने डिराइव किया है वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब बाय कैलकुलस मेथड। मतलब these equations are valid for constant acceleration and S is displacement. अगर acceleration variable है, if acceleration is variable, अच्छा अगर acceleration variable है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर acceleration variable है मतलब acceleration is the function of time या acceleration is function of displacement या एक्सेलरेशन किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है काइनेमेटिक्स का, कि अगर आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है, सॉरी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, या आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते थे हम? याद दिलाता हूं। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? v इज इक्वल टू dr/dt। मैं वेक्टर बार बार क्यों लगाता हूं? हो सकता है आपने जहां से पढ़ा हो वहां वेक्टर नहीं लगाते हो। मैं क्यों लगाता हूं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर वेक्टर बिना लगाए भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, लेकिन अगर मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है या आई कैप और जे कैप की फॉर्म में आपको वेलोसिटी लेके आनी है तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। चलो, यहां हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, अगर एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है? वी विल यूज कौन सा मेथड? इसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस मेथड। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। कैलकुलस मेथड का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन।
चलो समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन कब करते हैं और इंटीग्रेशन कब करते हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट, आपको कैलकुलेट क्या करनी है? वेलोसिटी। कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमने आज ही पढ़ा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाय dt, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? ds बाय dt। अब इसको s भी बोल सकते हैं, r भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे भाई? a इज इक्वल टू dv बाई dt है ना, तो dv इज इक्वल टू लिख दो a dt। dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a dt, और इसका क्या कर दो? इंटीग्रेट। अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल गेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा, अगर आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करोगे? अगर आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करोगे भाई? v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, तो dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt। dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt। आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को, देन यू विल गेट वेलोसिटी। उसके बाद अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो देन यू हैव टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। if you will differentiate the velocity with respect to time, then you will get acceleration। अब इंटीग्रेशन जो है वो इसका इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट वेलोसिटी। इफ वी विल इंटीग्रेट द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जिससे आपको आइडिया लगे कि इंटीग्रेट कैलकुलस मेथड कब यूज करना है। चलो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मैं लिखूं पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब यहां आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशंस आर वैलिड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी इक्वेशन लगेगी? फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। सो v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t। तो फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा क्वेश्चन था? जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का था। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि भाई पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2t स्क्वायर। ठीक है, इसको 3t स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। अब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो आपने v इज इक्वल टू u प्लस at अप्लाई कर दिया। अब यहां एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल है। यहां एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल। तो जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल उधर नहीं होगी। मतलब यहां तो ये वैलिड है लेकिन यहां ये वैलिड नहीं है। तो हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। क्वेश्चन इज सेम, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या करोगे भाई? अब आपका इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो यू विल जस्ट राइट dv इज इक्वल टू a dt एंड इंटीग्रेट दिस। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलता है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू v ले लो, 0 टू t। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा? v, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है? 0। अच्छा, एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी है? 3t स्क्वायर dt, 0 टू t।
v इज इक्वल टू 3। टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई 3। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, टी क्यूब, वेलोसिटी कितनी आ गई, टी क्यूब। नाउ यू विल पुट द वैल्यू, पुट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड दिस टाइम। ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आप पुट करोगे, देन यू विल गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 27 मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी द मेथड टू सॉल्व। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड, कैलकुलस, ठीक है, मेथड। बात समझ में है क्या? अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कैलकुलस मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक और चीज दिमाग में आती है कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्या, ठीक है, और कैलकुलस मेथड से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए वैलिड नहीं है। देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन हमने किससे किया, इक्वेशन ऑफ मोशन से। वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन किससे किया हमने, कैलकुलस मेथड से। दिमाग में क्या चीज आती है, सर क्या ये क्वेश्चन इस मेथड से हो सकता है, यस, ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से हो सकता है, लेकिन वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं होगा। मतलब जो कैलकुलस मेथड है ना वो मास्टर है। ठीक है, कैलकुलस मेथड जो है ना वो इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सिर्फ इस साइड चलेगी, वो इधर नहीं जाएगी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसको कैलकुलस से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम कैलकुलस से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वेशन से सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होता है, तो इसलिए हम इसे कर देते हैं। चलो कैलकुलस से सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, dv इज इक्वल टू a dt। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, a क्या है 2 dt, तो कितना आ गया है 2t, तो t इज इक्वल टू कितना पुट करोगे 3 सेकेंड। सो वेलोसिटी यू विल गेट 2 इंटू 3 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लास्ट टाइम भी आंसर सेम आया था। तो अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कैलकुलेशन मेथड इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट मत रखना। लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशंस आर नॉट वैलिड। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैंने लास्ट में लिखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशंस आर नॉट वैलिड फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस सीरीज का उसके अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे काफी। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, मतलब अगर मान लो कोई बॉडी u वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये स्टॉप कब होगी, जब इस पर रिटार्डेशन होगा। ये स्टॉप कब करेगी, जब इस पर कोई, जैसे मान लो अगर ये बॉडी स्लाइड हो रही है किसी सरफेस पर और सरफेस पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, दिस बॉडी विल स्टार्ट रिटार्डिंग। रिटार्डिंग मोशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक लगा देना। जैसे मान लो स्कूटी है, स्कूटी चलाते चलाते आपने ब्रेक लगा दी, तो अब जो स्कूटी का मोशन है वो कैसा है, रिटार्डिंग मोशन है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है कि वो डिस्टेंस, देखो जैसे ही रजिस्टिव फोर्स जो है वो बॉडी के साथ लगा, तो आफ्टर दैट, मतलब मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की v है और फाइनल वेलोसिटी जो है बॉडी की कितनी हो जाती है 0। मतलब आपने व्हीकल पे यहां से ब्रेक लगाए और यहां जाके व्हीकल रुक गया, तो ब्रेक लगाने के बाद, मतलब जब कोई रजिस्टिव फोर्स जो है वो आ गया या रिटार्डिंग मोशन स्टार्ट हो गया, उसकी वेलोसिटी जो मैक्सिमम थी, मैक्सिमम वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी होने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। तो अब देखो, दैट इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं,
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है। क्यों है? ड्यू टू अपोजिंग फोर्स, ड्यू टू अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ड्यू टू अपोजिंग फोर्स। दिस फोर्सेस ट्राई टू अपोज द मोशन ऑफ पार्टिकल। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये यू स्क्वायर माइनस 2s। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? यू स्क्वायर बाय 2a। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको शायद यहाँ डबल पी आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, स्टॉपिंग टाइम क्या होगा भाई? स्टॉपिंग टाइम किससे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। v इज इक्वल टू यू प्लस, सॉरी यहाँ भी माइनस आएगा, u माइनस 80। तो ये 0 इज इक्वल टू u माइनस 80। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? u बाय a। t इज इक्वल टू कितना आ गया? u बाय a। एंड दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम। तो यहां से एक चीज याद रखना कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। मतलब अगर ये वेलोसिटी डबल करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 टाइम। अगर ये वेलोसिटी ट्रिपल करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। अच्छा, स्टॉपिंग टाइम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। मतलब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो टाइम डबल लगेगा, वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे तो टाइम ट्रिपल लगेगा। ठीक है। सो conceptually we have discussed the non-uniform motion, but in the second part we will discuss मतलब प्रॉब्लम्स, जो भी इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वेक्टर को यूज करके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स बाय डीसी सर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।